बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्ट्रा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। डॉलर ने रुपए को बुरी तरह से रगड़ कर रख दिया। 1.5 माह के अंदर ही पीटीआई हुकूमत का संगीन मौशी बहरान, बिजली गैस महंगी, टैक्स बढ़ाने के बावजूद हुकूमत मौशी बहरान पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम। महंगाई के तूफान ने गरीब तबके को गले से दबोच लिया। मौजूदा वजीर खजाना असद उमर 5 साल तक IMF को बुरा भला कहते रहे। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने IMF के पास जाने की सूरत में तो खुदकुशी की धमकी भी दे डाली थी, लेकिन अब कुछ न बन पाया तो हुकूमत IMF के सामने हाथ फैलाने पहुंच गई। बेहतरीन हुकूमती टीम के दावेदार इमरान खान डूबती मईशत को सहारा क्यों ना दे पाए। IMF की शराइत के नफाज के बाद मुल्क में अवाम को मजीद किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, मुकम्मल डिटेल आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि ज़िमनी इंतखाबात से सिर्फ 10 रोज पहले IG पंजाब ताहिर खान की तैनाती के 1 माह 2 दिन के बाद अचानक ओहदे से हटा दिया गया। इस अचानक तब्दीली के पीछे असल वजूहात क्या हैं? अमजद जावेद सलीमी को बतौर IG पंजाब लाने की वजह है तो क्या? सवाल यह भी है कि IG की तब्दीली पर अचानक से उठ खड़ा होने वाला इलेक्शन कमीशन चीफ सेक्रेटरी पंजाब अकबर दुर्रानी को हटाए जाने पर क्यों सोया रहा? इस सवाल का जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे और प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि इमरान खान ओवरसीज पाकिस्तानियों पर इन्हिसार तो बहुत करते हैं, मगर इन ओवरसीज पाकिस्तानियों की सलाहियतों से फायदा किस तरह से उठाया जा सकता है। आज एक ऐसे ही ओवरसीज पाकिस्तानी रशीद शेख साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के हमरा 5 निकाती एजेंडे के साथ पाकिस्तान में बेहतरी लाने के लिए इमरान खान साहब की मदद के लिए पहुंच चुके हैं। उनका 5 निकाती एजेंडा है क्या और वो तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क में कौन सी बड़ी तब्दीली लाने में मुआवनत करना चाहते हैं। मगर इसके साथ साथ ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से उस तरह से इमरान खान की हुकूमत मदद नहीं हासिल कर सकी जैसे कि तवक्कुआत की जा रही थी। मुकम्मल डिटेल इसकी भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले चूंकि मैशत के हवाले से बात करेंगे, आमिर साहब आप बड़ा जोर लगा रहे थे मीटिंग के अंदर के रऊफ क्लासेस साहब इस चीज को शुरू करें, मगर आप चूंकि हमेशा गुड कॉप बने रहते हैं तो कप्तान भी मैदान में मौजूद है, कप्तान की टीम भी है, मगर डॉलर ने बुरी तरह से रगड़ कर रख दिया है। इस पे बात करेंगे, मगर खान साहब जो धमकियां देते रहे हैं वो पहले अपनी कौम को सुना देते हैं। तो खान साहब IMF के पास तो पहुंच गए, इनकी टीम भी और ये भी, मगर खान साहब इससे पहले क्या दावे करते थे, खुदकुशी की बातें करते थे, वो सुन लीजिए आप। और IMF को कहेंगे, IMF को क्या कहेंगे? IMF को कहेंगे अपने कर्जे अपने पास रखें, आपका कर्जा नहीं चाहिए। कभी उम्मीद ना रखना कि अगर इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिरे दुनिया में पैसे मांगते हुए मैं खुदकुशी कर लूंगा बजाय पैसे मांग। अब आप दिफा में क्या अच्छा कहेंगे आमिर साहब? और आज इन्हें दिफा करना है, इन्होंने ना किया ना तो मैंने मतलब एहतजाजन मैंने वाकआउट कर। आज इन्होंने गुड का आज इन्होंने साबित करना है कि अच्छा काप गुड काप होता क्या है। ये मेरे खिलाफ साजिश है। ठीक है, ये सियासी जलसों में इस तरह की बातें की जाती हैं। बहरहाल इमरान खान एक सियासतदान है, ये उस तरह की जुमलेबाजी है जिस तरह के वो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं 6 महीने में मैं बिजली ठीक कर दूंगा, नाम बदलवा दीजिएगा, पेड़ से निकलवा लूंगा। शहबाज शरीफ के साथ उनको नहीं, बिल्कुल जुमलेबाजी है, सियासी जुमलेबाजी पब्लिक उसको करने के लिए। ये परवेज अशरफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, राजा परवेज अशरफ साहब, उनके भाई ने ये इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक उसने तकरीर पब्लिकली एक तकरीर करते हुए ये कह दिया था कि ये इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, अगर ये बना तो खुदा की कसम मैं खुदकुशी चौक पे अपने आप को गोली मार लूंगा। अब मतलब राजा परवेज अशरफ के भाई की और इमरान खान बराबर हो गए। ये उस चीज में बराबर ही है। अब लोग उसको कह रहे हैं कि जनाब आप गोली मारें, तो वो बेचारा गोली तो नहीं मारेगा, तो ये इससे क्या खुदकुशी कर लूंगा। खुदकुशी क्या, बस वो बातें हो जाती हैं। बात यह है कि हालात तो बुरे हैं कि 10 साल के अंदर इतनी ज़्यादा स्टॉक से एक दिन में 2 दिन में इतना नीचे नहीं क्रैश किया है। उसके बाद डॉलर 133 रुपए का हो गया है। गैस की कीमत इन्होंने पहले बढ़ा दी है और बिजली की ये बढ़ाने जा रहे हैं, और इसका सारे का इम्पैक्ट जो है वो एक महंगाई पे होगा कि हम डबल डिजिट्स के अंदर चल जाएंगे और लोगों की चीखें निकल जानी है। बिल्कुल ये बहुत बुरे हालात हैं। उसमें ऐड कर लें कि इनकी किस्मत भी कुछ ख़राब है
नवाज शरीफ साहब बहुत किस्मत वाले थे कि उनकी हुकूमत आते सारी $120 का इंटरनेशनली तेल का बैरल था, वो 40 पे आ गया था। इसलिए अपनी बेटी के साथ जेल जा पहुंचे, ये किस्मत वाले थे उस वक्त किस्मत अच्छी थी, किस्मत थी मियां साहब की। 2013 में उनको जो अपॉर्चुनिटी मिली थी मुल्क को ठीक करने की। तेल की कीमत हमारे लिए सबसे बड़ा फैक्टर तेल की कीमत होती है। हमारी सबसे बड़ी इंपोर्ट जो है जिसपे पैसा डॉलर फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है वो तेल की बरामद होती है, दरामद। तो उसमें अब तेल जो है ना वो $80 का हो गया है। सऊदी अरेबिया के भी वो हालात ही रहे हैं हमें पैसे देने के। अमेरिका भी हमारे साथ हॉस्टाइल है और दुनिया में एक रिसेशन भी चल रहा है कि ये अमेरिका और चीन की जो ट्रेड वॉर है उसकी वजह से एक सारी दुनिया की एक्सचेंजेस, ये हमारी सिर्फ एक्सचेंज नहीं दुनिया भर में स्टॉक एक्सचेंजेस जो है ना वो क्रम्बल कर रही हैं या अनस्टेबल हैं, घबरा रही हैं वहाँ पे, ये सारी जगह इट्स अ वर्ल्ड वाइड थिंग। मगर बात ये है कि आप अब सारे लोग ये कह रहे हैं जी इमरान खान ऑफ कोर्स ये बातें की हैं, गलत की हैं, नहीं करनी चाहिए थी उसने की, और वो उनको अब अपना थूक चाटना पड़ रहा है। मगर एक दूसरा रुख भी है, वो ये है कि ये जो सारे मुल्क के हालात हैं ये पीटीआई की वजह से नहीं है, इमरान खान की वजह से नहीं है, ये 50 दिनों के अंदर नहीं बने हैं। ये जो सारा कुछ है अब वो नून लीग वाले चढ़ बैठे हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी और इस हद तक जायज भी है, मगर ये सारा गंद उनका और उससे थोड़ा सा पहले पीपल्स पार्टी का ये 10 साल का क्यूमुलेटिव गंद है जिसको ये सामना पड़ रहा है। हमारे पास कोई चॉइस थी ही नहीं IMF के अलावा जाने की। हाँ, ये जो कहा जा रहा है जी उसने असद उमर ने जो दिन लगा दिए, बहुत सोचा है, शुरू में क्यों नहीं गया, तो मैं समझता हूं ये भी गलत है। 50 दिन कोई बहुत ज्यादा नहीं होते। आप सोचते हैं, विचारते हैं, सारी ऑप्शंस देखते हैं कि मुझे कितना उनको स्क्वीज करना है, कितना पैसा उनसे लेना है, और भी कहीं से मिलता है नहीं मिलता है, इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करके पूरा जोर लगा लेना, वो ठीक है। तो ये होना ही था। मगर ये जरूर मैं कहूंगा कि देर लगाने वाला कोई इशू नहीं था, मगर ये ज़ूम जो किया जा रहा है ना कि ये IMF के बाद चले गए और IMF दे देगा, ये नहीं है। अभी ये भी है कि IMF ने अभी पैसा, अभी तो नेगोशिएशन शुरू हुई हैं, अभी जब मिलेगा तब मिलेगा, किन कंडीशंस में मिलेगा, क्या ये कंडीशंस मानते हैं। सो अभी ये क्वेश्चन मार्क्स हैं। सो अभी क्राइसिस इज नॉट ओवर, इट्स जस्ट स्टार्टेड, अभी ये खत्म नहीं हुआ मामला। तो उसमें मैं ये जरूर कहूंगा, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लेट्स से अज्यूमिंग के इनको जो है ना अमेरिका इनसे बहुत हॉस्टाइल ज्यादा नहीं होता या IMF के पास ये जाते हैं, मिल जाता है, तो मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है वन टाइम बेल आउट तो मिल जाएगा। व्हाट देन, उसके बाद क्या होगा? एक दफा निकल भी जाएगा तो ये क्या रिकवरी कर पाएंगे, ये इकोनॉमी को ठीक कर लेंगे? कब करेंगे? साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, 6 माह लगेंगे? क्योंकि कई दफा ये भी जो जिद लगा ली भी थी इन्होंने, इसाक डार साहब ने, कि डॉलर को बढ़ने नहीं देना, ये भी कोई ऐसी वो नहीं होती है। ठीक है, आम आदमी के लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं सारी, पहले ही वो पिसा हुआ और पिस जाएगा। ये क्लास साहब देख रहे हैं, ये अटैक मुझे पता है मैं 1 मिनट में खत्म करता हूं। मैं आपकी सिर्फ मुस्कुराहट देख रहा हूँ, मुस्कुराहट आपकी देख रहा हूँ कि ये कह रहे कि फंस गया आज, जो है ना। तो ये है कि ये एक्सपोर्टर जो है ना, हमारा मेन मसला ये है, और ये असद उमर मैं समझता हूँ राइट ट्रैक पे हैं कि हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। हमारा $45 बिलियन का ट्रेड गैप आ गया है, ये छोड़ गए हुए हैं, ये हर सूरत में बढ़ानी है। तो एक्सपोर्टर कम अज कम हमारा इससे खुश है कि ये जो डी वैल्यू होने का एक्सपोर्टर पे वो बड़ा पड़ता है। इंपोर्टर्स के लिए मुश्किल होती है, तो हमें इंपोर्ट्स भी कम करनी है और एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, उनके लिए एक जरूर फैक्टर है। बाकी मेरा होगा कि इसके साथ अगर पॉलिसी एजेंडा आ जाता कि इन्होंने फॉर एग्जांपल 8 से 10 बिलियन डॉलर की मिसमैनेजमेंट एनर्जी सेक्टर में है, वो हम रोकते रहते हैं कि $500 मिलियन का वो जो LNG की जगह तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मोहसिन अजीज को उन्होंने हौसला किया तो इंक्वायरी कर रही। उस उमर अयूब भी बैठे हुए हैं, गुलाम सर भी बैठे हुए हैं, और ऑयल माफिया ने ऑलरेडी टेक ओवर, मेरा शक पड़ता टेक ओवर कर लिया है। जहां से गैस चोरी हो रही है, बिजली चोरी हो रही है, जहां से पैसे बचाए जा सकते हैं और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, वो पॉलिसी नहीं आ रही, एनर्जी पॉलिसी नहीं आ रही, चोर पकड़ने की पॉलिसी नहीं आ रही, रिकवरियां करनी है। ये
क्लास साहब और मैं ये हम इस पे प्रोग्राम आपको पता है ये प्लान किया हुआ है कि जहां से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी टेकअप कर लिया है कि कौन से पेंडिंग केसेस हैं वो हम उस पर प्रोग्राम करेंगे। और बेताशा है, अरबों खरबों यहां से रिकवरियां लोन्स की भी, बैड लोन्स की भी करनी है। ये कंपटीशन ऑफ पाकिस्तान ने जहां जहां स्टेज में पड़े हुए वो भी रिकवरी करनी है। ये चोरी का, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा भी करना है। ये एक मजाक बन गया, मैं सोशल मीडिया पे देखेंगे जी उन पर रिलाय करें, नहीं, ये बहुत बड़ा चंक है। हाँ, ये 4 हफ्तों में नहीं आ सकता, ये टाइम लग जाएगा, ये महीनों की काम है। ये वहां पे चैलेंज इनका है कि ये कैसे रिकवर करेंगे और कितनी जल्दी में बेल आउट तो मिल जाए, शायद मिल जाए, इम्कान है मिल जाए, व्हाट देन, उसके बाद ये क्या करेंगे। ठीक है, आपने चॉइस की भी बात की। क्लासेस साहब, इन्होंने तो ये भी कहा था कि बिजली गैस इसलिए महंगी कर रहे हैं कि आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, इनके पास चॉइस नहीं थी। अब आईएमएफ के पास भी जा रहे हैं, बिजली गैस भी महंगी हो गई, टैक्स भी ज्यादा लग गया, गरीब कहां पे जाएगा? ये तो गुड कॉप है। इसको कहते हैं कि 100 छितर भी लोगों को मारो, 100 प्याज भी खिलाओ। आमिर साहब की गुफ्तगू पता है क्यों रिलैक्स हैं ये? अभी मैं, आप सुन रहे थे, हमारी टीम सुन रही थी जब हम डिस्कशन कर रहे थे, आपको वजह का पता है? अब वो वजह तो मैं नहीं बता सकता है, क्या वजह है वो हम हमारे प्राइवेट है कि क्यों आजकल ये गुड कॉप बने हुए हैं, हम उस पर नहीं जाते, मजाक है हमारा अपना सा। जब बंदे की उससे निकल जाना, ये चीज़ हमने भुगती हुई हैं। एक दौर था कि जब तक ये तनख्वाह हमारी आती थी ना और आखिरी 5-6 दिन यारों दोस्तों से हमें मांगनी पड़ती थी, तो हमारा सोचने का अंदाज डिफरेंट था। मुझे एडमिट कर रहे थे, टू बी फेयर, अल्लाह ने मेहरबानी की, मतलब हम उससे निकल गए हैं कम अज़ कम कि जिन्हें महीने की तनख्वाह का इंतजार नहीं करना पड़ता, कि बैंक में एक आगे 2-3 महीने चल जाएंगे, अगर खुदा ना खासा ना भी हो तो 2-3 महीने निकल जाते। आमिर साहब की गुफ्तगू उसको रिफ्लेक्ट करती है कि जब हमारे जैसे लोगों के बेसिक इश्यूज जो हैं वो निकल जाएं, जिनको ये समझ ना हो कि अगर इन्फ्लेशन जो हो रही है, डॉलर मेरे ऊपर नहीं कोई असर करने वाला, मैं आपको ओपनली कर रहा हूँ, इन पे भी असर नहीं करने वाला। ये लाख कहते रहे नहीं मेरे ऊपर करे, इन पे नहीं करेगा, इन पे भी नहीं करेगा ये डॉलर किसने असल करना? मैं अपनी टीम के लोगों की, ये कैमरामैन, ये बेचारे हमारे खड़े हुए दोस्त, हमारे वहां पे ये पीसीआर में बैठे हुए हैं, हमारे ये किस्मत खान है, अभी किस्मत खान साहब भी नहीं संभाले जा रहे थे, वो भी बड़े हैप्पी बैठे थे। जब मैंने किस्मत खान को ये बचाया कि हजूर आप तो नॉन फाइलर हैं, अब पहले टैक्स आप पे लगाया था उसने, यहाँ पे आपको याद होगा इसाक डार ने 0.4% जी। इन्होंने बड़ी समझदारी से हमारे मोहतरम आपके फेवरेट असद उमर साहब ने 0.4 से 0.6 कर दी है और लोगों को समझ भी नहीं आने दी। पहले कहा कि क्योंकि हम ये नॉन फाइलर को अलाउ कर रहे हैं, लिहाजा हम अलाउ करते हुए उन्होंने जो रेशियो थी 0.4% जो डार साहब लगा गए थे, क्योंकि हम अलाउ कर रहे हैं, गाड़ियां भी खरीदें, आप प्रॉपर्टी भी खरीदें, लिहाजा ज्यादा हमें वो दें, टैक्स दें। सो 0.4 से वो 0.6 तक ले गए। अब उन्होंने नॉन फाइलर पे पाबंदी लगा दी। फ्रॉड देखे ना जो हमारे साथ किया, 100 प्याज 100 छितर खिला रहे हैं हमें ये। अब उन्होंने फ्रॉड क्या किया हमारे साथ? जब आपने नॉन फाइलर को दोबारा बैन कर दिया, को नहीं ले सकते, तो फिर आपने 0.4 से जो 0.6 तक ले गए थे, आपने ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन से फिर उसको भी पीछे करके लाते, उसको नहीं किया। वहां की जेब से, ये किस्मत खान की जेब से पैसे आ रहे हैं तो मैं लेके आऊं। दूसरा, यहाँ पे डॉलर का इंपैक्ट आप पे सब पे आने वाला है। अभी आपने कहा ना कि ये कुछ दिन वेट करेंगे। पाकिस्तान तो सुई, वो कहते थे मां से, हमारा जो ट्रेडर है, एक्सपोर्टर है, आपने बड़े एक्सपोर्टर बड़े खुश होंगे, बिल्कुल होंगे। आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, एफबीआर ने पेश की थी, जहां पे मेरा ख्याल है जो इन्होंने कमेटी बनाई थी फॉरेन एसेट्स रिकवरी की, उन्होंने इंकशाफ किया था चीफ जस्टिस या साकिब निसार साहब की अदालत में, वो पढ़ लें कि पाकिस्तान एक्सपोर्टर चोर है। ये मैं नहीं कह रहा, रिपोर्ट कह रही है। ये पाकिस्तान के साथ फ्रॉड कर रहा है हमारा एक्सपोर्टर, जिसके लिए आपने पैसे को आज जाकर डिवैल्यू किया, लोगों पे बम गिराए। ये मेरी नहीं है फाइंडिंग, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं है ना यहाँ पे रिपोर्ट्स। हम और आप ये तकलीफ करते हैं, हम उनको पढ़ लेते हैं। एक उसको कहते हैं ना, एक तरह की आपका शऊर जो है, आगाही जो है, वो भी तो एक तरह की कर्स है ना। वो कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग। जो लोग नहीं पढ़ते रिपोर्ट, जो ये डाटा नहीं पढ़ते, स्टोरीज नहीं वो जाते, डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, वो अय्याशी की जिंदगी वो गुजार रहे। हमारे सराय की में कहते हैं, उसका एक मुहावरा अक्ल मुत्तु मौज है, कि अगर आपके ऊपर ये नहीं है ना, यू आर हैविंग मतलब ग्रेट लाइफ, आप जन्नत में रह रहे हैं। अगर ऊपर वाला ये हिसाब तो खाली है। थोड़ी सी भी किसी बंदे में अगर अक्ल है तो रात को सो ना सकेगा। ये कर क्या रहे हैं एक्सपोर्टर, जिसके लिए इन्होंने पैसे डाउन किए हैं सर, आज इन्होंने डिवैल्यू किया है। ये सारे, मैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ये पाकिस्तान हुकूमत के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ चीटिंग कर रहे हैं, हमारी महंगाई बढ़वाते हैं कि आप डॉलर कम करें, आप इसको ऊपर करेंगे डॉलर को, पैसा नीचे, तो हमारी चीजें वहां सस्ती हो जाएंगी। वहां से पैसा करते हैं कट, वापस पाकिस्तान नहीं लाते। ये प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। इनको अलाउ किया गया था कि 24 या 25% आप बाहर रिटेन कर सकते हैं, ताकि आपने कमीशन देने हैं, कुछ शिपमेंट चार्जेस देने हैं, बला या आपने पेमेंट्स करनी है कुछ, तो आपने वहां पे इंसिडेंटल चार्जेस। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर को दाद दें, यहां पे आगे रोना शुरू कर देते हैं
कि जनाब कि आप डॉलर को ऊपर लेके जा रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट जो है ना वो महंगी हो रही है और हमें अपना पैसा नहीं आ रहा। इनसे डॉलर नीचे करवाया, उससे अपना बिजनेस बढ़ाते हैं, बहर ये बरूने मुल्क पैसे रखते हैं, अकाउंट्स रखते हैं, वहां पे प्रॉपर्टीज खरीदी हैं इन्होंने। ये इन्होंने जो आपकी रिकवरी कमेटी की रिपोर्ट है स्टेट बैंक में गई है, ये आप किन लोगों को खुश कर रहे हैं सर? ठीक है सर, नंबर 1। नंबर 2 पे आता हूं सर मैं। इसकी बात हुई अभी इसके महंगाई के हवाले से सर, आपने कहा कि अभी आईएमएफ के साथ इनकी बातचीत होनी है। सर मैं एक एज ए रिपोर्टर के तौर पर एक छोटी सी प्रेडिक्शन करूं, असद उमर साहब आपके साथ बड़ा अच्छा उनका ताल्लुक है, हमारे साथ भी उन्हें कहे नहीं होते, हमारे साथ भी है, कोई मतलब दोस्त है हमारे, कोई खुदा ना खास्ता दुश्मन तो नहीं है। उनसे ईमानदारी से पूछिएगा कि आप उनसे पहले राब्ते में नहीं थे। आप मुझे बताइए आईएमएफ आपको क्या शरायत रखती होती है? कॉमन सेंस बता रहा हूं सर, हम रिपोर्टर हैं, पिछले ऑलरेडी पहले ही कर दिए हैं। तो जनाब आप अपनी बात को मैं उसी पे आपको मैं ना ले जरा रुकना थोड़ी देर उसी पे आपने सारी पूरी कर दी रिक्वायरमेंट। ये पाकिस्तान में मैं बार बार कह रहा हूं डीवैल्यू करने का कहते हैं, वो ये फ्यूल प्राइसेस सब्सिडी मेरे आर्गुमेंट पे ना रुके आप जरा रुके वहीं पे। आप गुड का बने रहे, आप अच्छा बनने के को आप बुरा ना बने, बुरा मुझे बनने दे। आई एम रेडी टू बी विलन। मुझे फिल्मों में विलन नहीं पसंद रहे, मुझे विलन बनने में मुस्तफा कुरैशी आपका हीरो था। मुस्तफा कुरैशी है, शक्ति कपूर है, अमरीश पुरी है, जॉन ट्रेवल्टा, सारे प्रेम चोपड़ा, ये सारे प्रेम चोपड़ा साहब मुझे सारे हमेशा अच्छे लगते हैं। मुझे ही विलन बनने दें, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलर जर्नलिज्म करना बड़ा आसान है। तालियां बजवाने हो ना पाकिस्तान के पीटीआई के क्राउड से, लोगों से, सोशल मीडिया पे, पॉलिटिशियन से, आप इसी तरह की पॉपुलर गुफ्तगू करें, रात को आपको वाह वाह ब्रावो तो बला बला चीज है। नो, लोगों को सच बताना चाहिए। जेम्स कॉमी वाली बात, आप हमसे ऑनेस्टी की आप तवक्को रखें कि हम आपको वो चीजें बताएंगे जो हमारे ख्याल में, और हम खुद नहीं बता रहे, हमने इस पर रिसर्च की है, आपको डाटा सरकारी डाटा है। आईएमएफ क्या कहती है हमेशा? रुपया डिवैल्यू करो अपना, पहली शर्त उनकी ये होती है सर। और कितना करो? 2 रुपए करो, 3 रुपए करो। आज तक कभी सुना इमरान खान साहब 123-24 पे आए थे? वो कह रहे 6 रुपए बढ़ गया। मीडिया भी फ्रॉड कर रहा है हमारे साथ। 10 रुपए, 6 रुपए नहीं बढ़ा सर जी, ये आपका 10-11 रुपए बढ़ गया है। और इसमें 31 से वापस आया 33 पे, तो फिर चला जाएगा सर, इट विल गो। ये तो जानबूझ के अपने वजीर 140 कह रहे हैं, तो क्यों नहीं जाएगा? सर ये 150 तक इमरान खान साहब लेके जाएंगे, इनके वजीर लेके। ये पहली शर्त वो होती है। इतनी बड़ी शर्त आज तक किसी ने नहीं मीट की जो असद साहब ने और इमरान खान ने मीट की है। मैं इसमें सिर्फ ऐड कर दूं कि ये जो ड्रामा है कि ये मार्केट फोर्सेस नहीं हो रहा। असद उमर साहब ने पिछले दिनों मालिक के प्रोग्राम में ये कहा, उनका पाकिस्तान में ये फ्री फ्लोटिंग नहीं हम छोड़ सकते, ना ही छोड़ा जाता है। तो ये जो फॉल और राइज ऑफ फॉल डॉलर एक्सचेंज का वर्सेस जो आता है ना, उसको हम फ्री नहीं छोड़ते हैं। अगर कंट्रोल करना चाहें तो स्टेट बैंक वो पीछे से मार्केट के अंदर डॉलर छोड़ता है, उसको कंट्रोल करते हैं। सो ये इंप्रेशन दिया गया है कि वो इंटर बैंक, ये सारा झूठ बोल रहे हैं। आपने स्टेट बैंक को कहा है कि ये काम करें, लिहाजा इंटर बैंक फिर करें ना। अगर स्टेट बैंक का रोल नहीं कर लेते सर, नहीं है तो फिर 123 पे रखें ना, इंटर बैंक रखें 123 पे, 123-24 पे देंगे हम, जो हमारा रेट था वही देंगे भाई। मार्केट में मिलता है, लोगों को लाइनें लगाने दे बैंकों के बाहर, मैं जाके बैंक से खरीद लूंगा। अगर मुझे किसी ने कहा है कि मैं जाके 12 रुपए ज्यादा दूं इसको, वो जो बैठा हुआ है बहर मनी चेंजर बैठा है, तो मनी चेंजर के पास जब कोई नहीं जाएगा, बैंकों के बाहर लाइनें लगेंगी, तो उसके बाद मनी चेंजर पैसे को ऑटोमेटिक कम करेगा। अगर उसकी सप्लाई कम, उसकी डिमांड कम होती है। आपने तो फ्रॉड किया है कि स्टेट बैंक को कह के अब इनोसेंट बन के बैठे हो कि नहीं नहीं मार्केट फोर्सेज है, हमारा तो कोई तल्लुक नहीं। तो फिर इंटर बैंक में कैसे 133 पे डॉलर पहुंच गया? स्टेट बैंक भी इनका एक तरह का वो बन चुका है, मुलाजिम बन चुका है। ये जो तारिक बाजवा साहब हैं, जिन्होंने 200 अरब डॉलर नहीं आने दिया था, उसी के जरिए आप डॉलर का रेट बढ़वा रहे हैं। और बाजवा साहब को दाद दें, ऐसे लोगों को दाद दें, इनको तमगे जुरत भी दें, तमगे ये बसालत भी दें, और कोई तमगे 2-4 हैं तो वो भी दें कि जिन्होंने 200 अरब डॉलर तारिक बाजवा साहब ने नहीं आने दिए, आज इन्होंने उन्हीं के जरिए 10-12 रुपए इन्होंने डॉलर बढ़वा लिए, और वो भी कर रहे हैं क्योंकि नौकरी लगी हुई है आपकी। सर आमिर साहब, मैं दोबारा आईएमएफ पे आता हूं। और शर्तें क्या होती हैं? गैस की कीमतें बढ़ाओ, आप यहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ाओ, आप टैक्स अपने आप ये लोगों पे लगाओ, और साथ में क्या कहते हैं सर कि आप अपना पीए ये तैयार हो जाए, पीए डेवलपमेंट फंड कम करो, वो भी पहले ही कम कर हो गए। तो मुझे समझाएं कि आपने कहा जी अभी तो देखना है ना, आपके अल्फाज हैं कि क्या करती है आईएमएफ। हजूर ये चुपके से वाया भटिंडा आईएमएफ से सारी चीजें तय कर चुके हैं, ये तय कर चुके हैं। तय करने के बाद ही इन्होंने सारी चीजें अनाउंस की। इनको कल परसों आने वाले कुछ दिनों में इनको मिल जाएगा कि आईएमएफ इज रेडी। आईएमएफ पाकिस्तान सबसे बड़ा उनका ये कस्टमर है सर। मैं बताऊं मसलन, अब आपसे अच्छा ये डेविल्स एडवोकेट मैं बन सकता हूं कि इनसे पहले क्या करते रहे सर। 8 अरब डॉलर आसिफ अली जरदारी साहब ने लिया था सर उनके दौर में।
$7 अरब जो है इसाक डार साहब ने लिया था, मैं सिर्फ IMF की बात कर रहा हूं। $22 अरब लोन लिया था इन आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में लिया गया, $22 अरब। इनके दौर में यहां पे डार साहब ने लिया था $35 अरब। इमरान खान साहब शुरू करने वाले हैं $8 से $10 अरब से, जो इनका पहला शार्ट है। और ये लोन की इन्होंने रिपे करने के लिए ही ये किस्तें वापस करते रहे सारे के सारे। आपने कहा जी इमरान खान को, आपने कहा जी सियासी बयान था। सर रुक जाए, आप खुद कहते होते हैं कि हम, मुझे बताएं, ये कुछ लोग पाकिस्तान के 1 करोड़ 50 लाख है, उन्होंने इमरान खान पे भरोसा किया ये कह के इमरान खान झूठ नहीं बोलता। ये खुद फरमाते थे कि मैं आपसे वइया का नापदो से शुरू करते थे कि मैं अपनी कौम से झूठ नहीं बोलूंगा, रिवायती सियासतदान नहीं हूंगा मैं रिवायती सियासतदान नहीं बनूंगा। मुझे बताएं कितना बड़ा ब्लो है उन लोगों के लिए जो मेरे जैसे, मैं भी उनमें शामिल था, जो समझते थे कि इमरान जो कह रहा है ना ये बैकआउट नहीं करेगा, ये झूठ नहीं बोलेगा, ये महज ये पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेगा। आमिर साहब अगर आपने वोटिंग के लिए काम करना है तो फिर तो आप लीडर नहीं है, फिर रिफॉर्मर नहीं है। वैसे डेविल्स एडवोकेट दोबारा बनना बनना चाहते हैं तो ब्रेक से वापस आ जाए। मैं कहूंगा मतलब आप उनके यू टर्न्स को उनके आके पब्लिक में कुछ कहें फिर कुछ करें, यू आर डिफेंडिंग आमिर साहब। आई एम बिट हर्ट। मैं समझता था कि इन्होंने वक्फा लेना, मैं आपको जवाब, मैं थोड़ा सा आपके उससे ना मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही है कि आप जैसा खुद जो की तकलीफ को रफा करने की कोशिश करें। चलिए ये जो एक बेहतरीन और दिलचस्प किस्म की इंफॉर्मेटिव डिबेट जारी है, इस छोटी सी ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मगर हाँ, इसके साथ साथ आईजी पंजाब के मामले को भी घेरे गौर लाएंगे कि क्यों आखिर रातों रात अचानक से आईजी पंजाब की तब्दीली के अहकाम जारी किए गए। असल वजूहात जानने की कोशिश करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। IMF से डिबेट आगे बढ़ी थी और आमिर साहब आप मजीद कोई बात करना चाहते थे, फिर क्लास साहब तरफ आते। जी मैं सिर्फ ये कह रहा था साहब का कि क्लास साहब को बड़ी तकलीफ हुई थी आपके पॉइंट से और बड़ी मायूसी भी हुई। आपको मैं उसी वाला पॉइंट पहले आप कंप्लीट कर लें, फिर मैं उसकी वजह करूंगा। चलिए आप बात कर लें, मैं थोड़ी सी फिर लंबी बात करूंगा, आप बात कर लें कि वक्फा ले लें। वन बाय वन होना, या आपने कुछ पॉइंट सोचने हैं तो मैं फिर दोबारा अपनी अब कर ले, मैं उसके बाद चले मैं तो उस पर मेरा ये एक व्यू है आइडियलिस्टिक। जर्नलिस्ट अगर आइडियलिस्ट नहीं है ना तो वो फिर एक पॉलिटिकल वर्कर है। वी वर्क फॉर एन आइडियल सोसाइटी। ये जर्नलिज्म का कंसेप्ट है। जर्नलिस्ट ग्राउंड रियलिटीज के साथ वो रिकंसाइल नहीं करता। मेरा तो ये जर्नलिज्म की मेरी थ्योरी है। उसका काम लोगों को बैठ के हुकूमतों की मजबूरियां समझाना नहीं है कि इनके क्या इश्यूज हैं, ये उन्हीं का काम है। उन्होंने लोगों को बताया था कि हम खुदकुशी कर लेंगे, उन्होंने बताया था कि हम मर जाएंगे, हम IMF के पास नहीं। हमने नहीं कहा था ना, हमसे उन्होंने पूछा था ना, हमने उनको आके वो दे दी, चिट्स दे दी कि पब्लिक में वोट लेने के लिए आप लोगों को गुमराह करने के लिए ये बातें करें, ये तकरीरें करें। मेरा काम नहीं है अब मैं लोगों को बैठ के जस्टिफाई करूं कि इमरान खान ने किस स्टेट ऑफ माइंड में उस वक्त ये कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा, वो कौन सा उन पर मजबूरी थी। उन्होंने ये कहा था कि हम मर जाएंगे, नहीं जाएंगे। ये असद उमर साहब कहते थे कि ₹1 जब डॉलर के अगेंस्ट डिवैल्यू होता है तो कितने बिलियन रुपीस पर पाकिस्तान पे लोन बढ़ जाता है, कितनी महंगाई। ये मेज से उनकी डिस्कशन नहीं हुई ना, आमिर साहब से हुई थी ना उन्होंने मीडिया से उन्होंने कंसल्ट करके तकरीरें की थी, उन्होंने की थी। अब वो आके अपने जवाबात दें। अगर हमने ये काम करने शुरू कर दिए कि इनकी तकरीरों को, इनके वादों को जो लोगों को झूठ बोलते, ये सब की मैं बात कर रहा हूं। यही काम तो ये नवाज शरीफ साहब करते थे, यही काम जरदारी साहब करते थे, गिलानी साहब करते। लोग उनसे फेडअप हो गए झूठ उनके सुन के। और मुझे याद है आमिर साहब एक बड़ी अच्छी बात कहते होते, अगर आप इनको याद आ जाए, अगर गजनी वाला सिंड्रोम नहीं है, ये पता क्या कहते थे जब ये नवाज लीग ये नारा मारती थी, क्योंकि ये जरदारी लूट गया था मुल्क को, जरदारी ने ये गलत किया, फलां बिल्कुल किया, तो इनका बड़ा खूबसूरत आर्गूमेंट होता था कि भाई साहब इसलिए तो लोगों ने उठा के उनको पैर फेंक दिया है, यू आर हियर, अब तो आप है ना। लोगों ने इसलिए नवाज शरीफ को वोट नहीं डाला, इमरान को डाला कि इमरान वहां पे वो कस्में खाते थे, ईया का नाबो तो करके शुरू करते थे। लोगों को फील होता था कि इमरान खान कभी झूठ नहीं बोलेगा, गलत बात नहीं करेगा, ओनरशिप देगा, जो वो अपोजिशन में कह रहे हैं वही पावर में आके यहां पे करेगा। अब मेरा काम क्या है कि मैं उनकी तकरीर को एनालाइज करूं और ये कहे कि मादरत के साथ आई हैव लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर आमिर साहब, बट आई होप यू वोंट फील ऑफेंडेड ऑन माय पॉइंट। अब ये हमारा काम है कि इमरान खान अगर अपने आप को चेंज करता जा रहा है तो हम भी चेंज होते जाएं उसके पीछे, हम उसी के पीछे जाके उसकी जस्टिफिकेशन हम ढूंढना शुरू कर दें। खुद इमरान खान जस्टिफिकेशन दे कि मैंने खुदकशी वाली बात किस स्टेट ऑफ माइंड में की थी और क्यों की थी, वो बताए ना कौम को। मैं और आमिर बैठ के उनको जस्टिफिकेशन क्यों ढूंढ के दें। लास्टली आमिर साहब, लास्टली बस बात लंबी होगी थोड़ी, हालांकि इस पर बड़ी लंबी बात हो सकती, करते रहेंगे। दुख होता है कि दुनिया में हमें लीडर मिले जो हमें झूठ बोलते हैं यार।
वोट लेने मतलब वोट लेना जिंदगी में, आमिर मुझे एक बात बताएं, वोट लेना इतना मुकद्दस हो गया है कि पब्लिक के साथ कोई भी झूठ, एंड यू कैन गेट अवे विद मर्डर एज वेल बिकॉज के आप लीडर बन गए। खुद आप यहाँ मिसालें देते रहे कि उसकी निक्सन की, मुझे बताएं निक्सन को क्यों सैक किया गया था, मुझे बताया ना क्यों किया गया सर, झूठ पकड़ा नंबर 1। उसके बाद बिल क्लिंटन का इतना बड़ा ट्रायल किया वहां पे, ये कांग्रेस ने किया, पूरी दुनिया ने CNN वाई। मतलब हम जो है चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड हैं, हम किसी वो क्या कहते हैं कमी है सारे के सारे, मैं उसमें कह रहा हूँ नो इंसल्ट ऑफेंस मींस कि हमारे साथ कोई भी झूठ बोल जाए, जरदारी भी बोल जाए, गिलानी भी बोल जाए, इमरान खान भी बोल जाए, बिकॉज वी आर चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड, हम हैं इसी काबिल, हम शूदर हैं, हम बिल्कुल निचले तबके के हैं कि इनकी तो अखलाकियात भी कोई नहीं है, कोई बंदा है इनको कोई कहानी सुनाए, झूठ मारे, ये उसके पीछे लग पड़ते हैं, हफ्ते बाद तो बदल जाए, हम भी बदल जाए। मतलब हम इस काबिल नहीं है कि जैसे अमेरिका ने निक्सन से इस्तीफा ले लिया था, जिन्होंने उनका ट्रायल शुरू कर दिया था कि सर कि आपने हमारे साथ झूठ बोले। मतलब हमारे यहां ये कदरें नहीं आ सकती बिकॉज वी आर द चिल्ड्रन ऑफ ए लेसर गॉड सर, कि ये तय कर लिया गया कि इस मुल्क में जरदारी हो, गिलानी हो या नवाज शरीफ हो, डार हो, अब इमरान खान दे विल कम, इन्हें वोट चाहिए। वोट के लिए ये कोई बात भी पार्लियामेंट में कह सकते हैं, ये कोई बात भी पब्लिक में कह सकते हैं, और हमें डाइजेस्ट करनी चाहिए बिकॉज पाकिस्तान में ये कुछ होता है। आमिर साहब, इट्स ए डिफीटिस्ट मेंटालिटी। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि 50 दिन बहुत थोड़े होते हैं, ये इनका नहीं है, ये इनका जो था 6 महीने साल बाद जो है जब ये अपना कुछ देंगे, ये क्राइसिस मैनेजमेंट है, ये क्राइसिस इनको मिला है, उसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं। और टू गिव हिम क्रेडिट, महीना पहले इलेक्शन से इमरान खान ने अरशद शरीफ के साथ इंटरव्यू में ये कहा था कि हम आके देखेंगे जो हालात हैं, शायद हमें IMF के पास जाना पड़े, जाते तो उनको पता होता हालात क्या है। इलेक्शन से 1 महीना पहले उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा था कि हम पॉसिबिलिटी, इम्कान हो सकता है IMF के पास जाने का। फिलहाल क्राइसिस मैनेजमेंट है, ये उनका अपनी पॉलिसी नहीं है। इस वक्त वो आए हैं, एक बहरान मिला है, उसको हैंडल कर रहे हैं, वो क्या कैसे करते हैं। मैं बताता हूं एक दो चीजें और जरा, मैं जरा इसमें आगे मैं बैड कॉप भी थोड़ा सा बांधूं ताकि आपकी थोड़ी सी बैड ना बने, आप अच्छे बने। नहीं उसमें चैलेंज इनका ये है, चैलेंज इनका ये जो आपने बात की है कि एक्सपोर्टर्स हर दौर में ये अपना पैकेज लेके जाते हैं और ये काम नहीं होता। अभी उनको आपने ये डॉलर भी आप 133 पे ले गए हैं, उसके बाद आपने फैसलाबाद में जैसे गैस की सब्सिडी दी है, पूरा पैकेज एक दे रहे हैं, फिर उनसे अगर आप नहीं वो रिक्वायर्ड रिजल्ट निकलता तो फिर ये चैलेंज है कि वो कैसे उस चीज को कैपिटलाइज उस पर कैसे करना है। एक दूसरा ये है कि इनका जो पहले इन्होंने कोशिश की थी कि बाहर से कितने फंड आ जाएं या सारे आते हैं, क्वेश्चन ये है वो क्यों नहीं हुआ। ये सारा जो आपने इकोनॉमी को टर्न अराउंड करना है और ट्रिगर ऑन करना है, इसके लिए आपके ऊपर एतमाद बड़ा जरूरी है। और एतमाद कैसे बनता है कि आपकी टीम और आपका कॉन्डक्ट और आपकी पॉलिसीज ऐसी आए जिसपे एतमाद रहे। अनफॉर्चुनेटली वो ये नहीं 50 दिन में करवाए, इन्होंने अपना एतमाद मेरी नजर में खोया है। खोया ऐसे है कि फॉर एग्जाम्पल 4 अरब रुपया सिर्फ आया है डैम की इतनी तशहीर के बाद, और इनका ये ख्याल था और गलत ख्याल था कि ये देंगे कि ये करेगा। मेरा ख्याल है हो सकता था अगर ये लोगों की जिस तरह के ख्वाब दिखाए गए थे, उम्मीदें उस तरह की टीम आते सारी, हम उस पर मेरा ख्याल आने वाले हैं कि जो पंजाब के IG को बदला है कि 2 माह में इन्होंने तीसरा IG आ गया है, 2 माह में तीसरा IG आ गया है। मगर उससे पहले IG पे आते हैं, उससे पहले जो है उस्मान बुजदार से गलतियां शुरू हुई कि पंजाब का सबसे बड़ी वो अपॉइंटमेंट की आपने, उसके बाद रिजवान गोदर वाला वाकया हो गया, उसके बाद ऊपर नीचे इनके जो लोग लगाए गए हैं, जो इनकी ब्यूरोक्रेटिक टीम है, इनकी पॉलिटिकल टीम है, उससे मैं नहीं, इनके अपने वोटर और इनकी अपने PTI के लोग हमें कॉल करते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं। और ये वोटर इनका नून लीग का वोटर नहीं है, वो रिएक्ट कर रहा है, नहीं वो रिएक्ट करना शुरू हो गया है और रिएक्ट करेगा क्लास साहब बहुत ज्यादा। तो ये अभी आप इस पे कह लें, फिर IG पे आते हैं। लास्ट की मैं 2 बात करूं, ये पैसे डॉलर किसके लिए आ रहे हैं? ये एंग्रो के लिए आ रहे हैं जिनको $2,72,000 रोजाना दिए जा रहे हैं। सर जुल्म देखें, कैपेसिटी चार्जेस जब उनको सर आप बताते रहे आप एक काम करें सर जी, मतलब पर्सनल लेवल पे हमें सोचना चाहिए। आपके घर आपका मुलाजिम 1 महीना ना आए, आप उसको पैसे देंगे, तनख्वाह देंगे? पाकिस्तान के लोग या दफ्तरों से तनख्वाहें काट जाती हैं 2 दिन ना आए, डेली बेसिस पे डिडक्शन होती है। डील जरा ये देखें, ये कैपेसिटी चार्जेस, ये फैंसी वर्ड्स पढ़ के हैं कि एंग्रो का टर्मिनल जो है, एक तो उसमें करप्शन हुई है, नैब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वी हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, पेपर हैं वो, तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस वहां पे उस दिन आया, गुलाम सरवर खान साहब आए थे LNG के हवाले से, कि डील देखें कि एंग्रो को $2,72,000 डेली दिए जा रहे हैं,
साथ में इकबाल जट अहमद को $2,24,000 उसको दिए जा रहे हैं। ज्यादा है क्योंकि वो रिकॉर्ड पे आ गया कि 56% जो है ना यूटिलिटी है, बाकी खाली पड़ा है। 54% जो है ना वो कैपेसिटी चार्जेस अब डॉलर किसके लिए नहीं हुआ। अब डॉलर, अब देखें एंग्रो को बैठे बिठाए कितना फायदा हुआ है सर एक दिन में, हिसाब करें ₹11 आपका बढ़ गया। मैं 124 से आगे जा रहा हूं। उनकी जितनी इक्विटी है उसकी एक मेजर पार्ट तो कवर भी कर गए उससे। आज मुझे बताएं एंग्रो को जिसको $2,72,000 दिए जा रहे हैं, उनको कम दिए जा रहे हैं वैसे, मगर मेरे पास उस दिन हमने प्रेजेंटेशन, एंग्रो को दिया जा रहा है, सॉरी सेकंड टर्मिनल को कम है थोड़े से। 2,24,000 है, कौन से कम है सर? $50,000 का फर्क है। आज वो भी उन्होंने पूरा कर दिया ना। जब आपने डॉलर को आज 11-12 पे ऊपर बढ़ा के ले गए 123-24 से, एंग्रो जो ये शेडी डील ली है, जिनको ये डील दी गई है कि आपको कोई काम ना, आपका टर्मिनल इस्तेमाल 2 महीने ना हो, 3 महीने हो, साल ना हो, 15 साल ना हो, बेशक हम आपको रोजाना $2,72,000 देंगे। आज उनको कितना पेमेंट, उनको पैसा, उनको ज्यादा फायदा हुआ है डॉलर बढ़ने से। बैठे बैठे घरों में डील डॉलरों में की थी उनका, कंपनी पाकिस्तानी है वो, और डील डॉलर, टर्मिनल पाकिस्तान में है, कराची में लगा हुआ है। डील किस में दी है? डॉलरों में लिए उन्होंने। ये पाकिस्तान के मुहिब्बुल वतन है हमारे, जो हमारा बिजनेसमैन है, जरा उसका देखें कि मैं पाकिस्तान के साथ अटैच नहीं होना, मैंने रुपये में पेमेंट नहीं लेनी, मैं डॉलरों में लूंगा, क्योंकि उनको पता है हमारे बिजनेसमैन को कि डॉलर का प्राइस हम ऊपर नीचे करवाते रहेंगे, खिलवाड़ चलता रहेगा जिस दौर में खेलना है। बैठे बिठाए एंग्रो को इतना, उसमें मिलियंस ऑफ रुपीज का आज की डील में आने वाले दिनों में डेली बेसिस पे फायदा होना। नंबर 1 एंग्रो को आप देंगे, साथ में इकबाल जट अहमद को देंगे। सर ये डॉलर जो आप ला रहे हैं, ये इन्हीं के लिए ला रहे हैं सर, इन्हीं को आपने पेमेंट्स करनी है। चले आप उसको उन दिन के लिए देना जिस दिन आपका टर्मिनल, वो कहते हैं ना, पे एज यू गो कर लेते, नहीं किया, उसको रिवाइज करने को तैयार नहीं। नंबर 1। नंबर 2, आमिर साहब जो इसमें अहम चीज है, एंग्रो ने इन्होंने किसानों को लुटा है यहाँ पे सर। 10 साल से एंग्रो का कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्टेट वो लेके बैठी। असद उमर साहब के दौर की कहानी, असद उमर ने कहा है कि पैसे इनसे रिकवर करवाएं। 5 बिलियन रुपीज है जो एंग्रो ने, इन्होंने किसानों को खाद पे लूटा सर, फौजी फर्टिलाइजर ने लूटा सर। $800 मिलियन यूएई ने देना है पाकिस्तान का। अभी जो इमरान खान साहब गए थे, उन्होंने बात की है यूएई से कि एक्सीलेंसी हम तो फंसे हुए हैं, हमारा $800 मिलियन दे दे पीटीसीएल वाला। ये पड़े हुए पैसा हमारा 27 अरब रुपया सीसीपी वाला रुका हुआ है सर। 50 बिलियन रुपीज आपने बैंकों के लोन का स्टे दिया हुआ है। आपने कोई इमरान खान की, असद उमर की कहीं से कोई बयान सुना है कि हम वहां 27 अरब रुपए के लिए खिलाफ भी अदालतों में जा रहे रिकवरी करवाएंगे, या हम 50 बिलियन रुपीज बैंक का पंजाब का भी कराएंगे, और जो कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर लूटमार हो रही है हम उसको भी देखने को तैयार हैं। आप बैरून मुल्क से डॉलर ले रहे हैं लोकल पाकिस्तानियों को डॉलर में पेमेंट करने के लिए। ये आमिर साहब ये है, ये जरा देखें कि हमारा बिजनेसमैन एंग्रो के सेठ दाऊद जो हैं वो पाकिस्तानी रुपये लेने को तैयार नहीं है। इकबाल जट अहमद पाकिस्तानी लाहौर में रहते हैं, वो रुपए में लेने को तैयार नहीं है, उनको डॉलर चाहिए। हमें कहा जाता है कि ये जो इसका डिफरेंस है आपने अपनी जेबों से देना है सर। ये पाकिस्तान की पॉलिसीज हैं कि जो बिजनेसमैन हमारी डार्लिंग है, जो हमारा खाता है, जो हमारी जेबों से पैसा डेली निकलवा रहा है, वो कहते हैं डॉलर लो, मुझे डॉलर दो। आप आईएमएफ से लो, वर्ल्ड बैंक से लो, दुनिया से लो, जहां से लो, मेरा पेट भरना है, मुझे डॉलर चाहिए। पाकिस्तानी रुपए पे वो भी ट्रस्ट नहीं करता जिसके लिए सारी पॉलिसीज बना रहे हैं, जिसके लिए पैसा डिवेल्यू कर रहे हैं। आज का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है ना सर इसका डिवेल्युएशन का, आपका एक्सपोर्टर है जो बैरून मुल्क जदाद मजीद खरीदेगा। आपका एंग्रो है जिसको $2,72,000 दे रहे हैं। आज पैसे बैठे बैठे उनके अकाउंट में ज्यादा पैसे ट्रांसफर हो गए होंगे। आपका इकबाल जट अहमद है, ये आपकी मुआशी पॉलिसीज हैं, ये आपका विजन था, ये सारे के सारे आप कहते रहे कि जनाब पिछलों का कसूर था। आप वाली बात सर, फिर आपको पता होना चाहिए। फिर वो भी हमें जस्टिफिकेशन देते थे कि आईएमएफ के पास क्यों जा रहे हो। नवाज शरीफ भी देते थे, वो जरदारी साहब भी देते थे। उस वक्त आप कहते थे नहीं हम ऐसे करेंगे। बहरहाल सर लोगों ने पैसे देने, आप और मुझे, जो वही इमरान खान साहब कहते थे कि हम तो जिंदगी गुजार लूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी तो बड़ी आइडियल लाइफ थी। अल्लाह का शुक्र है सर, मेरा ख्याल है अवाम के लिए जो हमें इसके बाद उन्होंने हमारे पर नाराज होना है जी, आपने नई हुकूमत को तल के रख दिया है। आप पे नाराज होना है, मेरे पे होना, आप पॉपुलर जर्नलिज्म हम कर लेंगे सर, हम भुगत लेंगे, हम ये महंगाई को भुगत लेंगे। 10-10 हजार रुपया जो है ना पर मंथ आपकी इनकम में से हर महीने आपको ज्यादा देना पड़ेगा। ये बात ये है कि ये मैं कह रहा था बात के इनके ऊपर जो लोगों का थोड़ा सा उम्मीदें ख्वाब टूट रहे हैं वो इनकी गवर्नेंस पे है, क्योंकि ये सारा मेन प्लान इनका था जी उनकी मिस मैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस के ऊपर है। तो ये जो आईजी 2 महीने में तीसरा आईजी आ गया है। पहले आईजी को आपने जो है ये गोंदल वाला वाकया हुआ इतना बड़ा कि सुप्रीम कोर्ट से झाड़े पिटी और सारा हुआ, उसको तरक्की दे के सिंध में भेजा। वो सिंध ने 3 नाम दिए और जाहिर ऑफ कोर्स शाकी है कि वो मलिक रियाज के बड़े लाडले रहे हैं, उन्होंने करवाया। उन्होंने वही वाला बंदा दिया कलीम इमाम जो उन्होंने मांगा था। 3 में से कोई प्रॉब्लम नहीं किया। मलिक रियाज का बंदा क्यों रखा है? ये पीटीआई वाले तो रोज कहते हैं कि जनाब आपने मलिक रियाज पे शो क्यों नहीं किया। जरा पूछ के दें कि मलिक रियाज का फेवरेट जो है आईजी
उसको कैसे इमरान खान साहब ने आईजी लगा दिया, आईजी भी वही वाला दिया, चीफ सेक्रेटरी भी उनकी मर्जी का दिया, कोई भी प्रॉब्लम वहां पे मुकम्मल पूरा चल रहा है। याद रहे कि नून लीग की गवर्नमेंट ने एडी खाजा 3 साल तक पीपल्स पार्टी को रुला था, उनको अपना आईजी नहीं ले दिया था और वो बिल्कुल जो है रोक के रखा हुआ था, उनकी मर्जी के नाम नहीं चूज करते। ये प्रेरोगेटिव जो है फेडरल गवर्नमेंट का होता है कि अब 3 में से कौन सा नाम चूज करते हैं। इन्होंने जूनियर अफसर होने के बावजूद और पहले ही जो है तकरीबन मेरा कोई 6 और 10 के दरमियान कोई जनाब 22वें ग्रेड के सीनियर अफसरान पुलिस के मौजूद हैं, वो इन्होंने 21वें ग्रेड के पहले ही लगा रहे हैं। 3 जो दिए थे वो तीनों के तीनों 21वें ग्रेड के थे। आसिफ साहब को लगा दिया। अब आसिफ साहब का वो मिक्स्ड थ्योरी चल रही है, कोई कह रहा है जी वो सानिया मॉडल टाउन के लोगों को जो है उनको जो लगाया हुआ था उनको नहीं चेंज कर रहे, कोई कह रहे हैं कि जनाब ये गोंदल को, रिजवान गोंदल को कहा जा रहा था कि इसको सजा दो, कोई कह रहा है कि जनाब वो अपनी मर्जी के चौधरी फवाद का मैं बयान पढ़ रहा था कि हमारी मर्जी के इकदाम नहीं हो रहे थे। मॉडल क्या था केपी का इनका, चीफ मिनिस्टर जो है ना इंटरफेयर नहीं करता, नासिर दुरानी साहब उनकी सुनते ही नहीं थे। यहां पे जो आईजी है उसको उस्मान बुजदार की भी सुननी है, उसको एहसन गुज्जर की भी सुननी है, उसको जो यहां से जाता है बनी गाला से फोन उसकी भी सुननी है, उसको नासिर दुरानी की भी सुननी और थी, अलीम खान की भी सुननी है। पता नहीं किस किस की सुननी है, उसने सिर्फ इनकी सुननी है। नहीं सुननी तो अवाम की नहीं सुननी, और नहीं सुननी तो अपनी पुलिस फोर्स की नहीं सुननी, बाकी हर एक की सुननी है। ये अब जॉब रिक्वायरमेंट है, वो मदीना की रियासत तो बात कर देते हैं, ये कम अज कम इनकी पंजाब की रियासत की जो है ना ये पॉलिसी है। तो उससे आगे फिर क्या है, फिर नीचे रॉट जाता है पूरा जो गंद है। ऊपर से जो ये कह के कहा था कि मैं नहीं करने दूंगा, अब वो कह रहे हैं कि जनाब ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा साहब पे बैठ हमने कोई महीने इनसे मरने जीने की कस्में नहीं खाई। इशू पे इस इशू पे ये सही है, इस इशू पे गलत है, वो वाला कर रहे हैं। हमारा कोई इनके साथ चक्कर नहीं काटे। ठीक है, चलिए मैं ब्रेक की जानिब अभी बढ़ रही हूँ। ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे और खासतौर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से बात होगी, जिसमें यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने उस तरह से इमरान खान हुकूमत की मदद क्यों नहीं की गई जिस तरह से तवक्कुआत जाहिर की जा रही थी। एक छोटी सी ब्रेक, साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से जब बात होगी तो आपको बताएं, ओवरसीज पाकिस्तानियों में एक नामवर नाम है रशीद शेख साहब, जो कि हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे। ये ह्यूमैनिटी ब्रिज फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, हार्वर्ड से तालीम याफ्ता है। सर, आपको अपने प्रोग्राम में हम वार्म वेलकम करेंगे, आपकी तरफ आएंगे, मगर उससे पहले आमिर साहब मैं यहाँ पे क्विकली एक बात करना चाह रहा हूँ कि दानियाल अजीज के हवाले से खबर चल रही है कि उन्होंने सरगोदे में गबन कर लिया और जमीन पे कोई कब्जे के हवाले से। बात यह है कि एहतसाब इस गवर्नमेंट का नारा है और इनको उसकी क्रेडिबिलिटी रखनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने भी हल्का सा हिंट करवाया, फवाद चौधरी साहब ने भी बयान दिया कि ये इस तरह का अगर फैक्ट्स अपने नहीं ठीक करेंगे तो जब जेन्युइन लोगों को भी पकड़ेंगे ना तो फिर ये शक हो जाएंगे। उस केस के सिर्फ फैक्ट्स ये हैं कि ये दानियाल अजीज के जो वालिद हैं चौधरी अनवर अजीज साहब को 1961 में ये अंग्रेजों के ज़माने से चलती आ रही थी। इनको घोड़ीपाल स्कीमें कहा जाता था, पूरे हिंदुस्तान में लाइव स्टॉक की अफजाइश के लिए दी जाती थी, पंजाब में भी दी गई। ये अकेला केस नहीं है, 30-40 इस तरह की और घोड़ीपाल स्कीमें चल रही हैं। और ये दानियाल के पैदा होने से 5 साल पहले की बात है जब ये मिली थी। हाई कोर्ट ने इसको कैंसिल रिलीजेस को कर दिया हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला गया हुआ है अपील का और वहां से स्टे है। ये फैक्ट्स हैं केस के, तो बाकी करनी तुसी अपनी मर्जी है, जो मर्जी करते रहे, मगर ये मैं फैक्ट्स ही दुरुस्त करना चाह रहा था। दानियाल से सियासी दुश्मनी अपनी है आपकी, वो निकालते रहे, मगर ये फैक्ट्स को जरा देख लें। जी जी। बाकी ये भी बता दें जी कि दानियाल अजीज साहब 1.5 साल से वो हम पे नाराज हैं बड़े शदीद। बाद लोग ये समझते हैं, हालांकि हमारे सियासी व्यूज उनसे डिफर कर रहे हैं, उसका नहीं है। वो बाद लोगों का ख्याल है कि वो है, हमने मिनिस्टर जिस दिन बने थे उसके बाद से उन्होंने हमारे से सलाम दुआ लेना रूटीन की भी छोड़ दी थी। और इवन अनवर अजीज चौधरी साहब भी मुझ पे कुछ ज्यादा खुश नहीं है, आपको तो पता ही है। अब बैठ के यहाँ पे क्या बात करें। तो बाकी लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, वो सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, जब आएगा तो उसके बाद वो कहते घोड़ा भी है, मैदान भी है, तलवार भी है, जो भी दिल चाहे कीजिएगा। बहरहाल मैं अपने व्यूज पंजाब पे जो थे ना वो कल के लिए मैं रख रहा हूँ जरा थोड़ा सा, क्योंकि आज हमारे साथ बोस्टन से उसमें शेख साहब मौजूद हैं हमारे साथ, शेख साहब हमारे साथ हैं, या रशीद शेख साहब हैं, तो उनसे बात करें। सिंपली मैं कल इस पर ना बड़ी तफसील से
इस पे बात करेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ करें, कुछ जजमेंट्स भी लेके आएंगे कि अदालतों के क्या फैसले थे, ये क्या कर रहे हैं। वो बड़ी मजे की चीजें हैं, वही वाली बात है ना, तजर्बाकारी इनके लिए बहुत बड़ा डेंजर जोन बनती जा रही है। वो तो हर चीज को डैम केयर एटीट्यूड पे जा रहे हैं ना, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। कल जरा तफसील से बात करेंगे, बहुत कुछ है, इतना टाइम नहीं है, तो मेरा ख्याल शेख साहब से बात करते हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब वेलकम टू पाकिस्तान। आपका हमें पता चला था कि आप यहाँ पाकिस्तान में आए, आपसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा सा आप सारा देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बोस्टन में रहते हैं, हार्वर्ड में आप भी वहाँ तालीम याफ्ता हैं, खुद भी बिजनेस वहाँ करते रहे हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स, मकामी पॉलिटिक्स में काउंसलर तक भी रहे हैं 15 ईयर्स, जो आपको थोड़ा सा तारो मैं करा दूँ। आप पाकिस्तान आए हैं बड़े अरसे बाद, इमरान खान साहब की हुकूमत के आने के बाद, यहाँ पे जो चीज़ें आप देख रहे हैं, हमें तो बड़ी उम्मीदें थी कि ओवरसीज पाकिस्तानी कहता था बस इमरान खान को आने दें तो हम तो डॉलरों को रेल पेल कर दें, तो ये छोड़ें, आप तो अमेरिका आपसे यहाँ पे कर्जे लेने आएगा। वो किधर गए हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, वो भाई, वो दोस्त जिन्होंने डॉलर भेजने थे, इमरान खान साहब की हुकूमत को कामयाब करना था, तो वो भी बताएं और अपना भी बताएं कि आप यहाँ पे ये क्यों आए हैं सर पाकिस्तान में। आप बोस्टन में अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, तो यहाँ पे हुआ क्या ये बताएं। वो सारे वादे उम्मीदें जो थी ओवरसीज पाकिस्तानी से, वो सारी बैठ के टोटल जो पूरे दुनिया से आया है वो चेक कर रहा था मैं, $40 मिलियन हैं, कुछ 4 अरब रुपए कुछ बनता है। जी हाँ, वो एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक बोथ ऑफ यू, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, एंड आई एम बिग फैन ऑफ योर प्रोग्राम एंड बोथ ऑफ यू, आमिर मतीन साहब, रऊफ क्लासरा साहब और सरवत साहबा का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो आपने जो बात की कि क्या हुआ, तो हुआ ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तान बेचारे, तो हर वक्त हमारा दिल पाकिस्तान में धड़कता है, और इसलिए हम आप लोगों के प्रोग्राम भी देखते हैं, और मेरा ख्याल आपकी बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप, अगर सबसे ज़्यादा वहाँ नहीं है तो बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ है, क्योंकि आप लोग हक सच की बात करते हैं, और यहाँ का मीडिया माशाल्लाह बड़ा वाइब्रेंट और इंडिपेंडेंट है। तो थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग नाउ। जहाँ तक ओवरसीज पाकिस्तानीज का तल्लक है, पाकिस्तान से मोहब्बत का और हेल्प करने का, तो सर बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है और कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ मैकेनिक्स का भी मसला होता है। जैसे अगर डैम फंड है तो लोगों को टैक्स रिसीट्स नहीं मिलती, कोई मैकेनिज्म फुली डेवलप नहीं है। आप उठें रात को और सुबह उठ के आप ऐलान कर दें कि ये करें, भेज दें, और अगर मैकेनिक्स डेवलप ना हुई हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ना हो, कोई प्लेटफॉर्म ना हो, कोई आपके लोग जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेंटर्स हैं, वो ऑन बोर्ड ना हो, तो फिर अनफॉर्चुनेटली इस तरह चीजें नहीं होती। तो मैंने ये 5 पॉइंट जो एजेंडा बनाया, उसमें से एक ये भी था कि इसकी कैसे मैकेनिक्स बनाई जाए ताकि उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए। उसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप कोई बॉन्ड्स बना सकते हैं, आप डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस में उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगेन ऑनेस्टली आई थिंक टाइम चूंकि अभी बहुत थोड़ा हुआ है, तो ज्यूरी स्टिल आउट, लेकिन आई डू बिलीव द क्रक्स ऑफ दिस होल थिंग इज कि यू मस्ट इन्वॉल्व ओवरसीज पाकिस्तानीज इन द डिसीजन मेकिंग एज वेल। अगर आप खुद ब खुद ही सारे डिसीजन करेंगे और ओवरसीज पाकिस्तानीज को सिर्फ आप उस वक्त याद करेंगे जब आपको जरूरत होगी, लेकिन जब आपको एक मैकेनिज्म बनाना होगा तो चूंकि आपको पता नहीं है, तो फिर आप उस मैकेनिज्म को उस तरह फ्लरिश नहीं देखेंगे। आप तो ये कह रहे हैं शाहिद खान साहब बेसिकली कि इन्होंने बस ऐलान कर दिया, कोई मगर पैकेज नहीं बनाया, मैकेनिज्म नहीं बताया कि वो कैसे आएंगे, और उनके लिए इंसेंटिव्स का पैकेज नहीं आया। जी हाँ, बल्कि इवन डैम फंड के लिए भी मैंने जो इनको तजवीज़ दी है कि हमें ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आप उनको टैक्स रसीद दें ताकि लोगों को टैक्स डिडक्शन मिले। उसके अलावा यह है कि आपको जो है वो कोई प्लेटफॉर्म हो, और आप ऑर्गेनाइजेशंस को, नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तानी होते हैं, सेंटर्स हैं, उनको इन्वॉल्व करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री और अपने काउंसलर्स के जरिए आप उनको मोटिवेट करें। लोग बड़े मोटिवेटेड हैं, पर्टिकुलरली ओवरसीज पाकिस्तानीज, इमरान खान के आने की वजह से, और तवक्कुआत भी बहुत हैं और हेल्प भी करना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि उनको कनेक्शन देने की जरूरत है। अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी उनसे, और वो उससे एक बहुत बड़ा फायदा यह होगा कि पाकिस्तान का ब्रांड बहुत बुरी तरह पिटा हुआ है, स्पेशली अमेरिका में, और उसके लिए रीब्रांडिंग करने की भी एक जरूरत है, जो कि अगेन वन ऑफ माय 5 पॉइंट एजेंडा। सो बेसिकली ये चीजें हैं। अब रऊफ क्लासा साहब ने ये पूछा मुझसे कि आप यहां क्यों आए, आराम से बैठे अपना काम करें और पैसे भेजते जाएं। सर, पैसे भेजना और बैठ के तनकीद करना वहां से, वो बहुत आसान काम है मेरे लिए, और बहुत आसान, दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट 30 years बट
जब आई इमरान खान साहब की हुकूमत तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ा जज्बा है, तो हमने कहा ये एक पहला मौका है कि हम पाकिस्तान को असल मानों में रीबिल्ड कर सकते हैं, रीब्रांड कर सकते हैं, तो चले जाके खुद कुछ करते हैं। तो इसलिए यहां मैं हाजिर हुआ और मैं इनकी टीम से भी मिला हूं। तो एनीवे आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स। आई मेट विद अ लॉट ऑफ पीपल। कह रहे हैं कि ऑल इज नॉट लॉस्ट, उम्मीद बरकरार रखें, ये हो जाएगा इन ड्यू टाइम। इफ दैट इज द केस, हाउ मच टाइम? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि डेफिनेटली थोड़ा तो वेट, थोड़ा टाइम देना चाहिए। ये बहुत ज्यादा गंभीर प्रॉब्लम्स हैं और ये एक दिन में हल होने वाली नहीं है। ये मेरा गंभीर वर्ड बड़ी दिनों बाद बोला है मैंने। तो इट्स अ टीडियस प्रॉब्लम एंड इट्स नॉट गोइंग टू गेट सॉल्व इन फ्यू मंथ्स। हाउएवर यू मस्ट सी कि ये राइट पैथ पे चढ़ गया है, लेकिन उसमें मेरी थोड़ी मिक्स फीलिंग है। जब मैं लोगों को मिला हूं तो मेरा ये ख्याल है कि पर्टिकुलरली उन लोगों को जब मैं मिला जिनका कोई ओवरसीज से यानी ओवरसीज रिटर्न है, तो ऑनेस्टली उनका बिहेवियर, एंथुजियाज्म, पैशन टोटली डिफरेंट था। और उन लोगों से मिला जो यहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी देर से हैं, चाहे उनके पास एक्सपीरियंस था या नहीं, तो ऑनेस्टली उनकी मैंने जो है ना वो विजन नहीं देखी। तो मुझे एक खतरा यह है, अगर मैं एक खतरा मुझे यह है कि जैसे ओबामा आए थे और एक बड़ा इंथुजियाज्म था और मैंने भी उस कैंपेन में बड़ा काम किया, लेकिन आई मस्ट टेल यू कि मुझे बहुत बड़ा धचका लगा कि ओबामा जैसे ही गए फिर देख लें क्या हुआ, अब क्या है। तो बात यह है कि चेंज कभी भी सस्टेनेबल नहीं होती अगर वो टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों ना हो। तो आपको टॉप डाउन की भी जरूरत है, बॉटम अप की भी जरूरत है। आप शेख साहब डरा रहे हैं, आपने अच्छी बातें की हैं, लेकिन साथ में डरा भी दी है। जब आपने उनकी ओबामा की मिसाल दे दी कि 8 साल बाद जो हशर हुआ है अमेरिका का, तो साथ पाकिस्तान बैठ के, हमें तो आपने नाम तो नहीं लिया, लेकिन बात तो उसी तरह की आप डरा रहे हैं लोगों को। दिल टूटने वाले हैं, उम्मीदें टूट सकती हैं। आप एक्सप्लेन करें, आम आदमी को नहीं समझ आएगी कि ओबामा से क्यों अमेरिकन की उनकी एक्सपेक्टेशन टूट गई। वो तो बड़ा डार्लिंग प्रेसिडेंट था, बड़ा पॉपुलर था, पॉपुलरिटी वोट उसका बहुत ज्यादा था। क्या हुआ सर उसके साथ? बहुत पॉपुलर थे और आज भी पॉपुलर हैं, लेकिन बात यह है कि जब उन्होंने चेंज की बात की, लेकिन उन्होंने लोकल लेवल पे जो चेंज रिक्वायर्ड होती है, वही टाइम था जब मैंने लोकल पॉलिटिक्स में, जैसे ही ओबामा आए, मैंने लोकल पॉलिटिक्स में कदम रखा और लोग। ठीक है सर, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। आपने हमारे प्रोग्राम के लिए भी वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम भी अपने अख्ताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह कल फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।